24 सितंबर 1932, जिसको पूना पेस्ट के तौर पर याद किया जाता है, उस दिन को पूना पेस्ट के तौर पर याद करते हैं। और उस दिन गांधी की कोशियों साजिशें की वजह से बहुजन समाज का ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरणी आज तक नहीं हो पी है। सबूत है उसकी कब्र है। उसे बात की कैसे? बहुजनों की है, पड़ी हुई थी क्या? सबसे पहले यह समझिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच में वो टकराव था। अपने बहुजन समाज की हाकमरी के खिलाफ बाबा साहेब कैसे लंबन थे और किस तरह से गांधी जो है वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने तथा छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार का साधन था तथा यह सनातन धर्म की को प्रथम थी जो कि गांधी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, परंतु बाबा साहब अंबेडकर इसका विरोध करते थे। अब आप उन बटन को समझिए। दरअसल पुणे पेस्ट में क्या हुआ था, उससे पहले आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर यहां से गए थे और पहले बार लंदन में अंग्रेजन के सामने उनकी राउंड टेबल पर बैठकर की डिप्रेसेस की प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति वहां गया था और अछूतों को उसे समय की उनकी अछूतों के अनुच्छेद के तौर पर पहचान थी, तो उनकी नुमाइंदगी पहले बार हुई थी और वहां पर बाबा साहब दो अंबेडकर ने अंग्रेजों को बताया। उसी समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड, उनको और उनकी बाकी टीम को बताया कि किस तरह से भारत में जातियां के आधार पर समाज बनता हुआ है और जो सबसे निकला तबका है उसको यह लोग अछूत कहते हैं। उसको छूट भी नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है और उसकी किस तरह से यहाँ पर शोषण होता है, हमारी होती है और कितने जुल्म जातियां से उसे गुजरा पड़ता है। ये सब बातें बाबा साहब दो अंबेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। बाबा साहब ने वहां पर बताइए। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने, गांधी ने तमाम तरीके के प्रचार किया कि किस तरह से जो अंबेडकर है वो वहां पर जाकर नाम कर रहे हैं, देश को एक तरीके का देशद्रोही का कम कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब दो अंबेडकर अंग्रेजन को यह समझने में कामयाब हुए कि यहाँ पर अछूतों को आप जी तरह से मुसलमान और सिख और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से गिनते हैं, उसी तरह से हिंदुओं से आप अलग अछूत को गिनी है, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई भी सामान्य का व्यवहार नहीं होता है, बहुत गैर बराबरी होती है, इसलिए आप उन्हें अलग से गिनी। पर इस बात को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मां गए, उनकी टीम मां गई, तो फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसे आप कम्युनल अवार्ड जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि सिखों की तरह और मुसलमान की तरह अलग से अछूत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा, यानी उन्हें हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा और उनसे अलग एक समुदाय के तौर पर, माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की थी। ब्रिटिश सरकार ने उसे समय भारत में संवैधानिक सुधार के तौर पर की। जो अछूत समुदाय होगा उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, यानी किस होगा जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों को चंगे, यानी एक तरीके से जो अछूत समुदाय थे उन्हें दो अधिकार मिले। पहले अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार दो मत देने का, दो वोट देने का। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझना हूं कि यह है क्या। दरअसल यह था कि जैसे जो विधानसभा क्षेत्र आज के दिन आप देखते हैं या फिर लोकसभा क्षेत्र आप देखते हैं, तो कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की गई कि जो अछूत समुदाय हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में, उस एरिया में यह व्यवस्था होगी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा वही उम्मीदवार हो सकता है, बाकी कोई उम्मीदवार नहीं होगा और उसे उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का होगा, जिन्हें आमतौर पर उसे समय कहा जाता था, डिफरेंस क्लासेस कहा जाता था। तो यानी हमारा ही आदमी चुनाव लड़ेगा और हम ही उसको वोट करेंगे और मुझको चंगे और फिर वो आदमी हमारे लिए कम करेगा। यह एक मॉडल तरीके की व्यवस्था का बाबा साहब दो अंबेडकर ने अंग्रेजन के सामने मांग रखी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया था।
और उसके बाद यह अधिकार यह भी था कि जब ये हम अपने एरिया के लिए चंगे एक खास व्यक्ति को, लेकिन उसे एरिया में जो दूसरा जनरल कैटेगरी से या सामान्य सीट पर जो व्यक्ति होगा उसे अभी हम वोट देंगे, हम उसको भी अपना वोट देकर चुन्नी का कम करेंगे। यानी एक हम अपना व्यक्ति चंगे और एक सामान्य व्यक्ति चंगे जो पूरे उसके लिए कम करेगा। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि जी, व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग चुनते उन्हें का वो व्यक्ति होना था, वो किसी दूसरी जाति का या व्यक्ति नहीं हो सकता था। तो इससे यह माना गया कि वो क्योंकि हमारा व्यक्ति है, हम ही उसको वोट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए कम करेगा और हमारे लिए वह डेडिकेटेड होगा, वो चमचागिरी नहीं करेगा और किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा बनकर नहीं रह जाएगा। बहुत ही बड़ी बात थी और अछूतों को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह अलग से ट्रीट किया गया। ये बात हमें अवार्ड में ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमें दी गई थी। बहुत बड़ी घटना थी ये भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास में। लेकिन इसके खिलाफ जो गांधी हैं, उन्होंने वहां पर सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी वहां पर उन्होंने इसकी मुखालफत की कि नहीं, आप इनको अलग से ट्वीट नहीं कर सकते। और फिर भारत में आए वो उन्होंने यहाँ पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन जब यह अवार्ड की घोषणा हो गई तो फिर उनको ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात नहीं मनी गई और ये कहा गया कि आपकी बात जायज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके तथ्य हैं, उनमें दम है और इस लिहाजा से इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके खिलाफ जो गांधी है वो 20 सितंबर 1932 को पुणे की नर्मदा जय में जो है वो अंश पर बैठ गए, आमरण अंश पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि यदि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये गांधी ने उसे समय किया था 20 सितंबर 1932 को ये बड़ा जय में। और मजेदार बात आप देखिए, गांधी ने अंग्रेजन को भागने के लिए की, अंग्रेज यहां से चले। जैन उसके लिए कभी अरण अंश नहीं किया। इतिहास की किताबें, खान गलियां गूगल कीजिए, गांधी ने अलग अलग मौके पर अंश किया, लेकिन कभी इस बात को लेकर अंश नहीं किया कि अंग्रेज यहां से जब तक नहीं जाएंगे मैं फास्ट ट्रेन टू डेथ यानी आमरण अंश पर बैठ जाऊंगा और जब वो जाएंगे तभी मैं अंश तोड़ूंगा। ऐसा गांधी ने कभी नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज के जो उनको हक मिले थे, जो अधिकार मिले थे, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सकता था, जिससे उनका भविष्य शानदार हो सकता था, उसके खिलाफ जो गांधी है वह धरने पर बैठ गए, आमरण अंश पर बैठ गए राधा जय में। और उसके बाद जो हुआ वह फिर हम इतिहास की किताबें में खंगाल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मशक्कत की थी, बहुत मेहनत की थी यह कॉमन अवार्ड हासिल करने में। जब गांधी आमरण अंश पर बैठ गए तो उसे समय पूरे देश में खलबली मैच गई, क्योंकि गांधी जो है वो उसे समय देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार कर लिए गए थे। आजादी के नायक के तौर पर उन्हें प्रचारित किया गया था कांग्रेस से और कांग्रेस की मीडिया की तरफ से। तो जब वो आमरण अंश पर बैठे, उनकी जान पर बनाई, तो बाबा साहब 2 अंबेडकर के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश होने लगी। तरह तरह के अखबारों में लेख लिखे गए, गोष्ठियां हुई, धरने प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाल गई और बाबा साहब 2 अंबेडकर पर दबाव डाला गया कि यदि गांधी को कुछ हो गया, आपने मांग नहीं मनी, और गांधी अगर उनकी मौत हो जाती है तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। और बाबा साहब 2 अंबेडकर को खुलेआम धमकियां दी गई और उन्हें यह तक कहा गया कि यदि गांधी के साथ कुछ होता है तो फिर आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज पिछड़ा वर्ग है, जो जिसको डिप्रेस क्लास बाबा साहब संबोधित करते थे, उसको हम आज लगा देंगे कर देंगे और उनकी बहुत दूर करेंगे। इस तरह की धमकियां खुलेआम बाबा साहब 2 अंबेडकर को दी गई और साथ ही जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे उन्होंने बाबा साहब से मिलकर भी उन पर दबाव डाला। आपको याद होगा, एक तस्वीर काफिया आजकल चलती है, कस्तूरबा, गांधी बाबा साहब 2 अंबेडकर के सामने ऐसे झोली फैलाकर खड़ी हो गई थी। कस्तूरबा गांधी ने हाथ जोड़कर झोली फैलाकर बाबा साहब से भीख मांगी कि मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दीजिए, मेरा सुहाग बना रहे, वरना मैं विधवा हो जाऊंगी। अगर गांधी मां गए तो आप मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दीजिए,
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, इतनी ज्यादा उन पर दबाव डाला गया, धमकी दी गई। और बाबा साहब इस बात को जानते थे कि यदि गांधी को कुछ भी हुआ तो फिर इस देश में जो स्वर्ण जातिवादी लोग हैं वह फिर बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ा सलूक करेंगे। बहुत सारी हिंसा हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए बाबा साहब मजबूरी में एकदम मजबूर रोटी हुए। 24 सितंबर 1932 को आप बाबा साहब जो है वो नर्मदा जय गए और गांधी के सामने उन्होंने बैठ के कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मेरे समाज के लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। और गांधी ने ये बात कही कि मैं मान जाऊंगा लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो अछूत है उनको हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाए और उनको सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार मिले। मजबूरी में बाबा साहब ने रोटी हुए उनकी आंखों से आंसू निकाल रहे थे। उन्होंने पुनः पैक्ट पर साइन किया और तब ये गांधी ने आमरण छोड़, यानी एक तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया। हम बाबा साहब को इस तौर पर भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने बाबा साहब ने गांधी को जीवन दान दिया, वो उनके जीवन रक्षक बने और उन्हें जिंदा रहने का जो अधिकार बाबा साहब ने एक तरीके से पूना पेस्ट पर साइन करके दे दिया। लेकिन इसके अवसर में बाबा साहब ने कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूं लेकिन मेरे समाज के लोगों को आप जो है रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके हाथ में सत्ता होगी, आपके लोगों के हाथ में सत्ता होगी तो हमारी वही गुलामी का दूर शुरू हो जाएगा जो पहले से चला हुआ रहा था, लेकिन आप हमें कोई अधिकार नहीं देंगे। पैक्ट में इसके में बाबा साहब ने संवैधानिक आरक्षण की बात की और गांधी ने उसमें फिर मजबूर होके और दबाव बाबा साहब की तरफ से भी बनाया गया कि ये वरना मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर रिजर्वेशन के प्रावधान की बात हुई और यह कहा गया कि हम विधायकों में शिक्षा में जो है रिजर्वेशन जो है बहुजन समाज के हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों को मिलेगा। तो यह बात की रिजर्वेशन जो है वो अचानक से कहानी से ए गया, वो नहीं था। इतनी बड़ी कीमत भजन समाज ने चुकाई थी रिजर्वेशन के बदले में पूना पेस्ट के जारी। तो रिजर्वेशन इस तरीके से बाबा साहब ने हमें संवैधानिक गारंटी के तौर पर दिया और जब बाद में उन्होंने संविधान लिखा तो उसमें इसका प्रावधान भी किया, क्योंकि उन्होंने इसी आधार पर किया थे। तो यह बहुत ही बड़ी घटना के तौर पर हम इसको याद करते हैं पूना पेस्ट पर। और बाबा साहब बार बार कहते हैं कि वो गांधी को महात्मा नहीं मानते, क्योंकि गांधी को अब जब ये कहते हैं कि वो अहिंसावादी थे, वो इंसान नहीं करते थे, तो अब आप सोचिए कि जो उन्होंने कम किया हमारे बहुजन समाज की भावनाओं को कितनी ज्यादा ठेस पहुंची है। बाबा साहब कितनी पीड़ा में रहे होंगे, उनका मन कितना दुखी होगा। तो क्या हिंसा सिर्फ शारीरिक हमला ही है? क्या हिंसा मानसिक हमला नहीं है? मानसिक पीड़ा देना किसी को इंसान नहीं है। आज आप देखिए मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर, ऐसे शब्द जो है इस्तेमाल होते हैं और उसको एक तरीके का अपराध माना जाता है। आप लोग किसी के साथ ऐसा करते हैं तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है कि इसने मुझे मेंटली किया, मेंटल टॉर्चर किया। आज अपराध है एक तरीके से। हिंसा उसको दुनिया भर में माना जाता है कि वो मेंटल वायलेंस है। आप जो है उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर उसके साथ वायलेंस ही कर रहे हैं। इस तरीके से गांधी ने वहां पर भी हिंसा का इस्तेमाल किया, मेंटल टॉर्चर बाबा साहब को किया, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया, भावनाओं को आहट किया। तो इसको एक हिंसा ही माना जाना चाहिए। तो गांधी को अहिंसा का पुजारी बताने वाले लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने बाबा साहब पर दबाव डालने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया था। उसका रूप था आमरण अंश। तो यह गांधी के विचार थे और गांधी ने इस बात पर वो अपनी जान की बाजी लगा दी कि मैं इनको अलग नहीं कर सकता। दरअसल गांधी चाहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो इस तरह से बनी रहे, जो चतुर्वर्ण है, जिसमें सबके कम धर्म के आधार पर बनते गए हैं। तो गांधी ने इस बात की जो है उन्होंने सिफारिश की और उन्होंने जो उनकी किताब है आप पढ़ेंगे सत्य के साथ, मेरे अनुभव, फिर स्वराज जो उनकी किताब है और जो ग्राम स्वराज का उनका सपना था,
और राम राज्य का सपना जो गांधी का था, उसमें क्या सपना था? अब किताबें पढ़े तो समझ में आएगा कि वह कहते हैं कि जो जातियां हैं वो बनी रहे, जो चतुर में जिसके कम जो दिए गए हैं वह अपना कम करता रहे, और इससे समाज जो है वह आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको दिशा देने के लिए, समाज को चलने के लिए सबके कम बनते हुए होने चाहिए, और जीत को जो कम दिया गया है वही होना चाहिए। ये गांधी की मानना था। वो कहते थे कि जातियां में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगी, आप उनके साथ ना करें, उनके साथ टॉर्चर ना करें। इसलिए वो बार बार हरिजन बस्तियां में जो शब्द वो लेकर आए थे कि हरिजन है, वहां जाकर उनको जाकर वहां पे वो दिखावा करते थे। और बाबा साहब कहते थे कि भाई ये लोग जातिवादी नहीं हैं, आपके लोग जातिवादी अपने घर जाइए, उनको लोगों को समझाइए कि आपको किस तरह से सामान्य की पाठ सीखने की जरूर है। गांधी ऐसा चाहते थे। बाबा साहब कहते थे कि मैं जातियां के खात्मे की बात करता हूं, मैं जाति हूं कि उन्मूलन की बात करता हूं। हमें नेशन ऑन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, हम जातियां को बनाए रखना की बात नहीं करते। और बाबा साहब बार बार यह कहते थे कि भाई आप कैसे समाज को कर वर्णों में बांट सकते हैं कि यह पढ़ेगा, यह लड़ेगा और यह व्यापार करेगा और यह सेवा करेगा। सेवा का जो पूरा का पूरा दायित्व है वह शुद्ध समाज पर क्यों हो, बाकी के लोग ऐसा कम क्यों ना करें, और किस तरह से आप जन्म के आधार पर तय कर लेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति में अगर 2 उससे ज्यादा गण हुए तो वह लाड़ भी सकता है, पढ़ भी सकता है, तो आप तो उसे पढ़ने नहीं देंगे। आप बोलेंगे नहीं तुम लड़ाई करो, तो यह कैसे तय होगा? क्या उसके लिए ऑनलाइन इंडिया लेवल पर कोई परीक्षाएं होगी? बाबा साहब ने ये बातें लिखी हैं कि क्या उसके लिए ऑनलाइन इंडिया लेवल पर आप परीक्षाएं लेंगे, फिर सर्टिफिकेट देंगे, फिर डिग्री देंगे और उसको सर्टिफाइड घोषित करेंगे कि इसमें कौन सा गण है। अगर किसी में 2 या 3 या 4 गण होंगे तो उसको किस तरह की सर्टिफिकेशन होगा, और आप जातियां को किस तरह से बांट सकते हैं, समाज का विकास कैसे होगा? हमें जातियां को खत्म करना है। बाबा साहब यह कहते थे। गांधी को उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि भाई जय व्यवस्था लागू हो, जिसको जो धर्म मिला है वह उसका पालन पुर करें। तो बाबा साहब ने यहां पर गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था लागू हो, जिसको जो धर्म मिला है वह उसका पालन पुर करे। तो बाबा साहब ने यहां पर गांधी को घेरा। उन्होंने कहा आप तो बनिया जाति से आते हैं साहेब, आप जो है वो बनिया जाति से आते हैं, और आपका कम जो है चतुर्वर्ण के हिसाब से। वैश्य समुदाय में आप जब आते हैं तो आपका कम व्यापार करना है, आपका कम करना तो नहीं है, वकालत करना तो नहीं है। तो आपने वकालत की पढ़ाई क्यों किया? वकील क्यों बने? बैरिस्टर क्यों बने? ये तो आपने रामद्रोही, आप कम किया है, धर्म के खिलाफ जाकर कम किया है। आप बनिया समुदाय से आते हैं, आपका कम पूजा पाठ करना नहीं है, आपका कम आध्यात्मिक धार्मिक कम करना नहीं है। तो फिर ही राम का सत्संग क्यों करते हैं बार बार? आप जो ये है राम और जो ये हिंदू संस्कृति के यह पूजा पाठ यह कम करते हैं, यह क्यों करते हैं? यह तो ब्राह्मण धर्म का वर्ग का कम है। तो आपने यहाँ पर भी धर्मद्रोही कम किया है, आपने धर्म के खिलाफ जाकर कम किया है। तो आप जो हाथस्काते रहे कि धर्म के हिसाब से, चतुरानन के हिसाब से आपको अपने कम का पालन पुर करना चाहिए, तो आपने खुद क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने गांधी से यह सवाल किया कि आपने खुद यह बात को एप्लीकेबल क्यों नहीं किया, खुद के आचरण में क्यों नहीं लेकर आए? तो आपकी करनी और कटनी में बहुत ज्यादा फर्क है। और बाबा साहब ने इन्हीं बटन पर घेरा और ये कहा कि मैं गांधी को कभी महात्मा नहीं मानता, वो महात्मा नहीं है बल्कि एक शातिर राजनेता है। तो ये पूना पेस्ट में आज की कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की और आपको समझाया कि किस तरह से हमारे साथ बहुत बड़े लेवल पर जो है एक धोखाधड़ी का कम हुआ और उसको नाम दिया गया कि आज़ादी की लड़ाई और हिंसावादी लड़ाई थी। और इसकी वजह से आज जो है आप देखेंगे कि जैसे मान्यवर साहब काशीराम ने अपनी किताब चमचा युग में लिखा है कि अब भी क्योंकि जो नेता होते हैं, विधायक या सांसद होते हैं, वो समाज के नेता या विधायक नहीं होते बल्कि पार्टी के वफादार नेता सांसद विधायक होते हैं, क्योंकि टिकट उनको पार्टी देती है, पार्टी जारी कर देती है, उसके खिलाफ जाएंगे तो सदस्यता चली जाएगी।
आप पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, अगली बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और इस वजह से जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रिजर्व सीटों से जो आते हैं, वह फिर सांसद में, विधान पालिका में जो है, वह हमारे हितों के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाते और चाहे कितनी ही नाइंसाफी होती रहे वो नहीं बोल पाते, क्योंकि वो पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। चमचा जी ने मान्यवर साहब कहते हैं, आप देखिए 13 पॉइंट रोस्टर का मसाला हो, अभी जो है कास्ट का मसाला हो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसाला हो, बहुत सारे पद खाली होने का मसाला हो, या फिर ऐसी सेंट के ऊपर एट्रोसिटी का मसाला हो, या फिर प्राइवेटाइजेशन के जारी रिजर्वेशन को खत्म करने का मसाला हो। इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के वहां पर सांसद हैं, सांसद में वो कभी कोई उठ के बात नहीं करते हैं। वह बल्कि सरकार का पक्ष रख रहे होते हैं। जो सामाजिक कल्याण मंत्री बनते हैं वह हमारे ही लोग, समाज के लोग होते हैं, और वो सरकार का पक्ष रखते हुए वो बताते हैं कि कैसे यह सरकार सही कम कर रही है, लेकिन वो कभी हमारे समाज के हितों की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? वह पार्टी के गुलाम है। मान्यवर बाबा साहब की भाषा में चमचा है। अगर हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट का अधिकार मिला होता, अगर हमें 2 वोट का अधिकार मिला होता, तो अल्पसंख्यक समुदाय की तरह अलग से ट्रीटमेंट मिला होता, तो आज हमारे अपने लोग जो है वो विधान पालिका में होते हैं और हमारे लोगों की स्थिति इतनी दुर्गम, इतनी विकट, इतनी खराब स्थिति नहीं होती जो आज है।